प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम बर्माज आईएएस की इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं तथा आज हम नागरिकता के पाठ को सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम विशेष रूप से भारत के संविधान में जो नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। हम अब प्रारंभ करते हैं। नागरिकता। पहला सवाल यह होता है कि नागरिकता है क्या? नागरिकता किसी व्यक्ति का किसी राष्ट्र से संबंध है। उस संबंध के द्वारा उस व्यक्ति को उस राष्ट्र में अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्र व्यक्ति को संरक्षा प्रदान करता है और व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। दूसरी चीज आप यहां पर देखें कि जो भारत के संविधान में नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं, उसमें बहुत दिनों तक संविधान सभा में इस बात पर बहस चलती रही कि नागरिकता के संदर्भ में क्या क्या चीज रखी जाए, कैसे रखी जाए, और यह भी नियत किया जाना था कि नागरिकता कब से मानी जाए। काफी विचार विमर्श बहस के बाद ये तय हुआ कि नागरिकता भारतीय संविधान में जो रखी जाए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब सवाल इस चीज का होता है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक कौन होगा? संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक कौन होगा? यहां पर आप देखिए, सबसे लिए इसके लिए अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक ये नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 5 में, कि संविधान के प्रारंभ पर कौन भारत का नागरिक होगा। यहां पर एक टर्म प्रयोग किया गया है, अधिवास से भारत की स्वतंत्रता। सवाल इस चीज का उठता है कि अधिवास का क्या तात्पर्य है। अधिवास का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी देश में, किसी राज्य में निवास कर रहा है और वह जो निवास करने वाला व्यक्ति है, जो अधिवासी है, वह यहाँ पर अस्थायी रूप से रहना चाहता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था में घुल मिल जाना चाहता है। अगर इस प्रकार की नियत से वह रह रहा है तो उसका निवास अधिवास का निवास माना जाएगा, अन्यथा वह सामान्य निवास के रूप में होगा। तो यहीं पर इस अधिवास के आधार पर अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो है नागरिकता का उपबंध किया गया है, जिसमें पहली बात कही गई है कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। नंबर 1, वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। दूसरी चीज यहां पर देखिए, वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। दूसरी चीज यहां पर देखिए, उसके माता पिता भारत में जन्मे हों। तीसरी चीज आप यहां पर देखिए, वह मामूली रूप से पांच साल, संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा है। होने के पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा है।
तो वो अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक होगा। इसके बाद दूसरी चीज है कि यहाँ पर देखिए, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में प्रवर्जन के आधार पर भारत की नागरिकता। प्रवर्जन के आधार पर भारत की नागरिकता में क्या क्या चीज है? कोई व्यक्ति जो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, उस समय बांग्लादेश भी इस क्षेत्र में आता था, वहां से भारत को आया है, एक चीज ये कहा गया है, और वह या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वर्णित भारत में जन्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हम यहाँ पर जो कहना चाहते हैं, सीधा सा मतलब यह है कि म्यांमार को भारत से हटा दिया जाए। वो जन्मा था, यदि वह एक तारीख इसमें दी गई है 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया है, तो वह प्रवर्जन के आधार पर भारत का नागरिक होगा। कब से? 19 जुलाई 1948 से पूर्व। दूसरी चीज है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 या उसके उपरांत इस क्षेत्र से आया है, तो वह उसके लिए एक कंडीशन दी गई है कि वह 6 महीने भारत में रहे, और 6 महीने रहने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कराए, और उस पंजीकरण के बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये 2 कंडीशन हो गई। तो यहां पर देखिए, इन 2 कंडीशन के द्वारा अनुच्छेद 6 के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 आता है। उन लोगों के लिए नागरिकता के उपबंध की बात अनुच्छेद 7 में कही गई है जो भारत से पाकिस्तान को चले गए हैं। 3 जून योजना की बात जब आई, तो उसी समय आप यहाँ पर देखिए एक डेट डिसाइड की गई कि 1 मार्च 1947 के उपरांत जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। जो लोग 1 मार्च 1947 के उपरांत भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसी संदर्भ में जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनका उल्लेख जरूरी है। आप जानते हैं कि वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उनकी हवेली थी, यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, वो भारत के नागरिक नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज है कि अगर वह पाकिस्तान से भारत आया है किसी प्राधिकार के अंतर्गत, कोई भी ऐसा उसका लाइसेंस या किसी अधिकार के अंतर्गत भारत लौट आता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसके भारत की नागरिकता ठीक उसी प्रकार से होगी कि जैसे 19 जुलाई 1948 या उसके उपरांत वह भारत आया हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत में उसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, सबसे उसके अधिकार जाते रहे। अब वो यहाँ का अधिकार नहीं, एकदम वैसे एक शरणार्थी के स्वरूप में भारत में हो गया। ये सारे के सारे उपबंध अनुच्छेद 7 के हैं। तो अनुच्छेद 7 में देखिए, अनुच्छेद 7 में 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गया और किसी प्राधिकार के द्वारा, किसी प्राधिकार के अंतर्गत लौटा, तो भारत का नागरिक होगा। पर
ऐसा जैसे कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। ये समझ में आई बात? जैसा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, वो उस प्रकार का भारत का नागरिक होगा। तीसरी चीज, उसके बाद अगली चीज आप देखिए। जब यहां की बात कह रहे हैं अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या है? भारतीय उद्भव का अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है, किसी विदेश में रह रहा है, तो वह भी भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन उसके भारत के नागरिक होने में क्या क्या चीज शर्तें हैं? कि पहली बात तो ये है कि वह या उसके माता पिता या उसके नाना नानी, दादा दादी में से कोई 1935 में वर्णित भारत में जन्मा हो। 1935 में वर्णित भारत में जन्मा हो, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि वह जन्मा हो, और दूसरी शर्त यह है कि दादा दादी नाना नानी अगर हैं तो वह जब जन्मा है उस समय वे भारत के उसके नागरिक रहे हों। तीसरी बात, वह जहां पर रह रहा है वहां के काउंसलेट यानी वहां के दूतावास के किसी कार्यालय में उसने अपने आप को पंजीकृत करा लिया है, या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत यहां पर पंजीकृत करा लिया है, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। ये अनुच्छेद 8 की बात है। अनुच्छेद 9 की बात है। यहां पर अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार अपनी नागरिकता को खोता है। अपनी नागरिकता को खोने की बात उसमें एक चीज ये कही गई है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझ करके भारत के, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके भारत के नागरिकता को, मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जानबूझ करके किसी अन्य देश के साथ वह अपना बड़ा नागरिकों जैसा व्यवहार करता है या वहां की नागरिकता ले लेता है, तो सीधा सा मतलब होगा कि वह भारत की नागरिकता खो सकता है। या अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी चली जाती है। ये अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में है कि कोई व्यक्ति संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार अगर वो व्यवहार करता है तो वह भारत की नागरिक बना रहेगा। अगर वह उसकी अवहेलना करता है तो उसकी नागरिकता जा सकती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि समय समय पर सरकार जो है भारतीय नागरिकता के नियमों का विनियमन कर सकती है। अब एक बात और भी है, संविधान के उपरांत, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के उपरांत संविधान जब लागू हो गया उस समय नागरिकता का विनियमन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किया जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारत का नागरिक होगा या बना रहेगा। उसके लिए पहली बात तो ये कही गई है कि जन्म के बाद, दूसरी चीज है वंश के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तीसरी चीज है पंजीकरण के द्वारा, चौथी चीज है जिसमें कि हम जाते हैं देशीकरण के द्वारा, और पांचवी चीज है कोई भी क्षेत्र भारत सरकार ने जीत लिया और उसको जो है अधिग्रहित कर लिया तो वहां के लोगों को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब यहां पर देखिए जन्म की बात। अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मा है तो वहां पर उसकी नागरिकता
उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज 1987 से लेकर के 2003 के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसके लिए उसके माता पिता में से कोई भी यदि भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरी चीज है कि अगर 2003 के अधिनियम भारतीय संशोधन के उपरांत माता पिता में से कोई भी एक, जैसे देखिए उसमें पहले कोई भी एक था माता या पिता में से, यहाँ पर 2003 के बाद माता और पिता दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति के जन्म के समय। एक बात। दूसरी चीज, माता या पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरा नागरिक नहीं है लेकिन वह अवैध प्रवासी ना हो तो उसकी संतान को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार आप देखिए कि यह जन्म के आधार पर हुई। अब वंशानुगत के आधार पर आप यहीं पर देखिए इसमें भी कई परिवर्तन किए गए, जिसके लिए आप यहाँ पर देखें कि वंश परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता भी प्रदान की जाती है। वंश परंपरा में एक बात ये बनाई गई कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर किसी व्यक्ति के पिता भारत के नागरिक हैं उसके जन्म के समय तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय, जो यहाँ पर अभी बात चल रही थी कि अगर नागरिक भारत के हैं तो भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि बर्थ के समय माता पिता दोनों को नागरिक होना चाहिए, तब उनको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर केवल माता पिता की बात है, नागरिक है, कहीं विदेश में रह रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से कनाडा गया, कनाडा में रह रहा, कनाडा में वो भारत के नागरिक है। अगर वो कनाडा में पैदा होता है लेकिन अगर उसके जन्म के समय वो दोनों ही माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पर दो बातें हो गई कि वह व्यक्ति अगर कनाडा में पैदा हो रहा है तो एक रोचक बात देखिए, उसको कनाडा की भी नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, अगर कोई व्यक्ति यूएसए में है, यूएसए में जन्म लेता है कोई बच्चा और माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो उसके लिए भी यह संभावना बनने लगती है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करें। इसी प्रकार से अगली चीज है, इसी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है कि पंजीकरण करके भी यह संसद की इच्छा पर है कि उसको नागरिकता दी जा सकती है। अगली चीज देखिए देशीकरण। देशीकरण का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पर आया हुआ है वह किस रूप में भारत की संस्कृति में समाहित होता जा रहा है और वह कम से कम संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें से किसी एक भाषा को जानता है, यहाँ की संस्कृति को अपनाता है, तो उसको कि भारत की संसद के द्वारा जो है नागरिकता दी जा सकती है। ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन उसके लिए एक चीज ये भी कहा गया है कि उसको कम से कम 12 साल भारत में निवासी होना चाहिए। देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक प्री और मेन दोनों में शायद कभी कभार आने का प्रश्न, इसका सवाल रहता है। लेकिन इसको पूरा करते हुए मैं यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूँ। अगले चैप्टर जो मौलिक अधिकार का है उसमें विस्तृत विवरण के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।